हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आखिर आ गई मैं फिर एक बार नई कहानी के साथ। तो आ जाइए मेरा हाथ थाम कर एक नई दुनिया में, जहां आरिद और दिया कर रहे हैं आपका इंतजार। तो चलिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए ये प्यारी सी लव स्टोरी। कहानी अच्छी बुरी जैसी भी लग रही हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का रहता है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ एक कमेंट होता है, पर मुझे उस कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज फ्रेंड्स, लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बनारस की चिलचिलाती हुई धूप में एक सुनसान सड़क पर खड़ा आरिफ, हाथ में बंदूक और सामने एक मासूम लड़की। आरिफ ने बिना कुछ सोचे समझे पॉइंट ब्लैंक उसके सर पर गोली दाग दी। गोली की चीखती हुई आवाज से आरिफ की नींद खुलती है और वो पसीने से तरबतर है। सिर्फ एक बुरा सपना, ये सिर्फ एक सपना था। आरिफ की जान में जान आई। फ्लाइट के लैंड होने का अनाउंसमेंट हो रहा था। विंडो सीट के बाहर देखा तो इंडिया की मिट्टी से आने वाली अपनाएं सांसों में उतरने लगी। त्रिपाठी ने पहले ही आरिफ को घर का पता दे दिया था। कमरा बुक हो चुका था यूनिवर्सिटी के पास ही। वह सीधे वहीं जाने वाला था। त्रिपाठी जी, बनारस के जाने पहचाने ब्रोकर ने उनके रहने का सारा इंतजाम कर दिया था। लैंड करते ही उसने जल्द ऑटो पकड़ी और निकल गया अपने घर की ओर। ठंडी ठंडी भीनी भीनी हवा ऑटो के दोनों तरफ से आर पार होने के साथ ही आरिफ के दिल को छूकर निकल रही थी। पूरे रास्ते आरिफ के मन में एक अजीब सी फीलिंग्स उमड़ उमड़ कर आ रही थी। बनारस से उसको बहुत कुछ मिलना बाकी हो जैसे। लेकिन उसके साथ ही उसका वो सपना बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आखिर कौन थी वो लड़की, और क्या ही कारण हो सकते हैं कि आरिफ ने उस पर गोली चलाई। गोली चलाने की सोच ही इतनी डरावनी थी कि वो चाह कर भी अपने उस सपने को भूल नहीं पा रहा था। गड्ढों से भरे रास्ते पर जाते जाते ही अचानक ऑटो झटका खाकर रुक गया और आरिफ भी अपनी सोच से बाहर आ गया। बाहर गांव के लगते हो बाबू, पहली बार इंडिया आए हो का? उसके ऑटो ड्राइवर ने पूछा। हाँ, पर हूँ यहाँ से ही। लंबे समय के लिए आए हो या सिर्फ घूमने? कुछ निजी काम से आया हूँ, लंबे समय के लिए। चलो बढ़िया है बाबू, अगर आगे किसी सवारी की जरूरत पड़े कभी तो जरूर याद कर लेना। सीट के पीछे ही हमारा नंबर लिखा है। हमारा नाम राम प्रसाद है। जी ठीक है, थैंक यू बोलकर आरिफ ने उसका नंबर अपने फोन में सेव कर लिया। नई जगह है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, और नए शहर में वैसे भी जान पहचान बनानी तो पड़ेगी। लो बाबू, आ गया आपका घर। सुनसान रास्ते से दाहिने मुड़ते ही एक गली थी। तंग गलियों की छोटी छोटी मकानों के बीच में था आरिफ का यह बनारस वाला घर, जिसका इंतजाम त्रिपाठी ने करवाया था। आरिफ ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपने घर की ओर बढ़ा। वहां दरवाजे में मैट के नीचे घर की चाबी पड़ी थी। उसने चाबी उठाकर अभी दरवाजा खोलना शुरू ही किया था कि एक लड़की भागती हुई उसके पीछे से गली से निकली। उसके पीछे पीछे कुछ 5-6 गुंडे भाग रहे थे। उसे बचाने के लिए आरिफ भी उसके पीछे भागा। वही सुनसान रास्ते पर चलते हुए एक खाली चौराहे पर पहुंच चुके थे। आरिफ ने उनमें से एक लड़के की तरफ देखा और एक जोरदार घूंसा उसके चबड़े पर मारा। उसमें से एक लड़के ने आरिफ की जैकेट को पीछे से पकड़ा और एक मुक्का उसकी आंख के पास मारा। खून की एक धार निकलकर टपकने लगी, लेकिन आरिफ रुका नहीं। थोड़ी देर में आरिफ ने उन सब लड़कों को ढेर कर दिया और उनके हाथ से गिरी बंदूक को देख रहा था। वो उसे उसके सपने की याद दिला रही थी, जिसमें उसने अपने हाथों में बंदूक की गोली दाग दी थी एक लड़की में। उसे फिर कुछ बेचैनी जैसी होने लगी। आखिर कौन थी वो लड़की? अभी भी भाग रही उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़के को छोड़कर बाकी सभी जमीन पर पड़े थे। उसमें रोड के किनारे पड़े एक डंडे को उठाया और आरिफ को गुंडा समझ पीछे से ही उसके सर पर वार कर दिया। डंडा पड़ते ही आरिफ अपनी सोच से बाहर आया और बौखलाए हुए उसी हालत में वो पीछे मुड़ा और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस लड़की पे गोली चला दी। गोली की आवाज से सब कुछ थोड़े समय के लिए सुन्न हो गया था। आरिफ खुद भी कुछ पल के लिए अपने कानों पर हाथ रख के नीचे झुक गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ये मैंने क्या कर दिया? तभी एक लड़की की आवाज ने उसे वापस यथार्थ में खींच लिया। हेलो, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गोली चलाने की? आपको पता है मैं कौन हूँ? आरिफ
अचंभे से उस लड़की का चेहरा एकटुक देखे जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैं नीचे झुक गई। अगर मुझे कुछ हो जाता तो ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। आरिफ अभी भी मानो सन्नाटे में खोया हुआ था। क्या मेरा सपना इसी लम्हे का आगाज था? ये वही लड़की कैसे हो सकती है? आपसे बात कर रही हूँ मैं। हेलो। वो मैं आपको गुंडों से बचा रहा था। बहुत मुश्किल से आरिफ के मुंह से ये शब्द निकले। मुझे किसी से बचाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे गुंडों को तो मैं रोज चकमा चखाती हूँ। ये वही चेहरा था जो ये वही लड़की। ऐसा कैसे? वैसे चोट आई है आपको? चलिए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए मैं ये बात अपने तक ही रखूंगी, लेकिन आगे थोड़ा संभल कर। इतना कहकर वो लड़की वहां से निकल गई। हारिस अचंभे में किसी मूर्त के जैसे काफी समय वहीं पे खड़ा रहा। जब घर पहुंचा तो मारपीट की थकान और माथे पर लगी चोट की वजह से काफी थक गया था। उसने सर पर मलहम लगाया और जल्दी ही वो सो गया। अगले दिन सुबह उसकी नींद फिर से उसी सपने के साथ खुली। गोली की आवाज ने एक बार फिर उसकी नींद से ही झंझोड़ कर उठा दिया था। कल की घटनाओं के बाद जब से आरिफ ने उस लड़की पे गोली चलाई थी, सपने और हकीकत के बीच की दूरी मानो कम सी हो गई थी। नहा धोकर आरिफ ने उस ऑटो वाले को फोन किया और बनारस की गलियों से होता हुआ बिहू की ओर निकल पड़ा। ऑटो काफी देर से ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी हुई थी। तभी एक बाबा ऑटो के बगल में आके रुके और आरिफ को देखते हुए बोले, जो भी बाहर हो रहा है वो सब तेरे अंदर है। जो होना है वो तो होकर रहेगा बच्चे। तेरे रोकने से कुछ भी रुकने वाला नहीं है। तेरी मंजिल अभी आगे तुझे मिल जाएगी। उनकी बात सुनते ही आरिफ को अपने सपने की याद आ गई। वह बाबा से पूछना चाहता था। उनकी बातों का कुछ मतलब समझ नहीं आया था उसे। लेकिन तब तक सिग्नल ग्रीन हो गई और बाबा भी आगे बढ़ गए। उधर दिया अग्निहोत्री कॉलेज के पहले दिन रैगिंग से बचते हुए भागकर क्लास में बैठ गई। साथ ही उसकी दोस्त शमिता भी। यार दिया, सुना है नया प्रोफेसर आने वाला है क्या? यार हमारी तो लग गई। पता नहीं क्या सोचकर इंग्लिश पढ़ने का डिसीजन ले लिया। क्लासरूम में चहल पहल थी। तभी आरिफ क्लास में आता है। पीछे बैठी हुई दिया उसे दरवाजे से ही दिख जाती है। उसे देखते ही जैसे आरिफ के सामने उन बाबा की कही बातें और उसका सपना उसके आंखों के सामने घूमने लगता है। वो ध्यान हटाकर अंदर आता है। क्लास में पहले के जैसे ही चहल पहल है। ज्यादा लोगों ने आरिफ पे अभी तक ध्यान नहीं दिया है, लेकिन दिया ने उसे देख लिया है। अब आरिफ ने भी अपना चेहरा सबके सामने किया और एक रौबदार आवाज में बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आवाज इतनी तेज थी कि एकदम से सन्नाटा हो गया क्लास में। दिया भी हड़बड़ा गई बिल्कुल। शमिता, ये तो वही है। ये हमारा नया प्रोफेसर है क्या? अब तो मैं गई शमिता। तू इन्हें जानती है? कैसे? हे भोले भंडारी, सारी दुनिया में एक यही था प्रोफेसर बनने के लिए हमारा। कितना भाव कर आए हम इसके सामने कल, और एक डंडा भी लगा दिया इन्हें। अब ये पक्का पूरा बदला लेगा। बड़बड़ करती दिया ने काले सूट से ढलकती हुई चुन्नी को घबरा कर ऊपर किया। आरिफ की नजर बार बार दिया की तरफ जा रही थी। हाँ तो स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ, योर न्यू प्रोफेसर। स्टूडेंट्स, वैसे मैं बहुत फ्रेंडली टीचर हूँ, पर कामचोर, बदतमीज और बिगड़ैल स्टूडेंट्स से मुझे सख्त नफरत है। ये बात जानबूझकर दिया को देखकर बोली थी आरिफ ने। सो एज यू नो, इंग्लिश का ये दौर आपके लिए यादगार रहने वाला है। नाउ एवरीवन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सभी एक एक करके अपना परिचय दे रहे थे। दिया पीछे बैठी थी इसलिए उसका नंबर बिल्कुल आखिरी में आया। आरिफ उसका नाम जानने के लिए बेताब था। नाम ही वो शुरुआत है जिससे वो अपने सपनों को समझ सकेगा। दिया ने उठकर बोला, माय नेम दिया। कि तभी घंटी बज गई और सब बाहर भाग गए। बाकी का कल बताएंगे। आरिफ निराश होकर अपना सामान बांध रहा था। क्लास का दरवाजा उसके पीठ की तरफ था। तभी उसे पीछे से कोई खड़ा महसूस हुआ। इससे पहले कि वो पीछे मुड़ता, किसी ने उसके सर पर बंदूक तान दी थी। अबे, यही था क्या वो? इसी ने छेड़ा था क्या अपनी बहन को? उसके पीछे से दो तीन लोग एक लड़के को टांगते हुए लाए। उस लड़के की हालत खराब थी। उसका सर फूटा हुआ था और आंखें फूल कर बड़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसका एक पैर भी टूटा हुआ है। अधमरे हालत में वो लोग उसे घसीटते हुए कॉरिडोर में ले जा रहे थे। उनमें से एक ने अंदर आके आरिफ का कॉलर पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अरे नहीं सूरज भैया, ये वो नहीं है। सुनने में आया है कि इन्होंने तो दिया दीदी को बचाया था उन गुंडों की पिटाई करके। अरे वाह,
ठीक बोल रहे हो का? अरे माफ कीजिएगा, हम सूरज अग्निहोत्री, रिया अग्निहोत्री के बड़े भाई। लड़कों से पता चला कि आपने कल हमारी बहन को गुंडों से बचाया था। मैं आरिश शुक्ला फ्रॉम लंदन, व्यू में प्रोफेसर हूँ। ओह गजब, एक तो गुरु, ऊपर से दबंग, और उसके भी ऊपर से पंडित। चेहरे के तेज और खून की गर्मी बता रही है कि परशुराम जैसी तेजी लिए ब्राह्मण हो। तुम चलो, हमारे साथ चलो। जिसने मेरी बहन की हिफाजत की हो उसका तो बहुत बड़ा एहसान हुआ भाई। वैसे ये एहसान उधार रहा। जीवन में कभी भी हमारी जरूरत पड़ जाए तो आधी रात को याद कर लेना, सेवा में हाजिर हो जाएंगे आपके। जी चलिए, सी यू, मिलेंगे कभी, फिलहाल तो बाय। ये कहकर आरिफ वहां से निकल गया। मिलोगे तो जरूर आरिफ बाबू, आखिर यूनिवर्सिटी तो हमारे घर की है। ये कहकर सूरज भी वहां से निकल गया। उधर दिया क्लास से भागकर कॉलेज के लॉन में शमिता के साथ बैठी है। अब बताएगी वो कौन है। अरे हमने कल उन गुंडों के बारे में बताया था ना, ये उन गुंडों में से एक है क्या? नहीं यार शमिता, तू भी ना। ये तो वो है जो हमें बचाने आया था, और गधे के जैसे हमने इनके सर पर एक लाठी मार दी थी। उस समय हमें पता होता कि यही हमारे नए कॉलेज के प्रोफेसर होंगे तो हम ऐसा कभी नहीं करते। तो यार, तू बोल रही है कि तूने हमारे प्रोफेसर के सर पर एक डंडा जड़ दिया? अब तो ये हमें छोड़ेगा नहीं। तुझे क्या लगता है? तुझे थोड़ा डर के रहना चाहिए। एक तो हमारी अंग्रेजी टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से जो देवता हमें अंग्रेजी सिखा सकता था, तूने उससे ही पंगे ले लिए। वाह यार, मानना पड़ेगा। चुप कर शमिता, अब थोड़ा संभल के रहते हैं इनसे। जीवन भर की आंख इन्हें कल ही दिखा दी थी हमने। अब जब हम इस कॉलेज में हैं, आंखें नीचे करके ही रहेंगे। शमिता की हंसी नहीं रुक रही थी। थोड़ी देर में वो दोनों भी कॉलेज से निकल गए। दिया और उसकी बहन रोशनी घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। दिया उसे पिछले दिनों की बीती सारी बातें बता रही थी। हमें समझ नहीं आया कि वो गुंडा नहीं है। हमने तो उसके सर पर दे मारा डंडा, और अब वो ही हमारा प्रोफेसर निकला। ये तो गड़बड़ हो गई दिया। हाँ, पर अच्छा हुआ उसने उन गुंडों की पिटाई कर दी, वरना हम और भाग नहीं सकते थे। दिया अभी रोशनी को बात बता ही रही थी कि उधर से उनके पापा आ जाते हैं। तुम्हें किसी से भागने की जरूरत नहीं है, तुम पूतन अग्निहोत्री की बेटी हो। इधर आरिफ दिन भर बहुत थक गया था और आके तुरंत ही सो गया। आज आरिफ को वो सपना नहीं आ रहा था, लेकिन वो नींद में बड़बड़ा रहा था, पूतन इन सब की जड़, पूतन अग्निहोत्री, पूतन। अगले दिन सुबह आरिफ फिर कॉलेज के लिए निकल जाता है। क्लास में उसे दिया दिखती है, लेकिन आज वह सोचकर आया है कि सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान देगा। हालांकि जब भी वह दिया को देखता है तो उसकी आंखों के सामने वो सपना आ जाता है। लेकिन अगर इतने समय दिया के साथ क्लास में रहना है तो उसे अपने मन पर रोक लगाना ही होगा। क्लास होने के बाद आरिफ कुछ काम से बाहर निकल जाता है और दिया शमिता के साथ बनारस के घाट पर चली जाती है। यार, कितने दिनों बाद आए हैं यहाँ सच। तू बता दिया, क्या चल रहा है और तेरे साथ क्या सोचा है? कैसे झेलेगी 2 साल अपनी की गई करतूत को? कौन सी करतूत? अपने प्रोफेसर को डंडे से पीटने की करतूत? यार शमिता, अब बस करना यार। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कोई पसंद आया बंदा नए कॉलेज में? दिया को तुरंत आरिफ का ख्याल आया, और ऐसा क्यों हुआ ये उसे भी समझ नहीं आया। उसने अपने सर पर एक टपरी मारी और आरिफ को दिमाग से निकाल दिया। किसकी याद में खो गई दिया मैडम? नहीं यार, तुम्हें तो पता है ना हमारे घर की हालत। अगर पापा या भैया को पता चला तो ना हम बचेंगे ना वो लड़का जिससे हम प्यार करेंगे। अरे सब मान जाते हैं यार, एक समय के बाद। नहीं शमिता, हमारे घर में ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं है हमारे परिवार के बारे में, और बहुत सी ऐसी भी बातें हैं जो हमें भी नहीं पता। समय के साथ सोच बदलती है दिया। हमें पक्का पता है कि तुम्हारे परिवार वालों की सोच भी बदल गई होगी। तुम्हें पता नहीं है शमिता, हमारे घर में प्यार एक बीमारी है, और उसका सिर्फ एक ही इलाज है, मौत। आरिफ की नींद उसकी फोन की घंटी से खुली। उसकी माँ दिव्या का कॉल था। आरिफ ने नींद में ही फोन उठाया। प्रणाम माँ, अभी सो ही रहा है? ये क्या हुआ तुझे? तेरे सर में ये चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। तुझे मैंने बोला था ना कि लंदन छोड़कर मत जा, पर तुझे तो बनारस जाना था। अरे माँ ये कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। बेटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए माँ। आप चिंता क्यों करती हैं? ये कुछ नहीं है।
आरित उन्हें अपने कॉलेज की बातें बताने लगता है, पर आरित की माँ फोन पर होकर भी वहां नहीं थी। वो कहीं अतीत में खो गई थी। शिव, शिव, बहुत तेज बारिश हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा। मैं नहीं भाग पा रही हूँ शिव, हाँफती हुई परी ने बोला। कोशिश करो परी, प्लीज जल्दी चलो, बस किसी भी तरह हमें स्टेशन पर पहुंचना है, फिर हम दूर हो जाएंगे यहाँ से। बस तुम हिम्मत मत हारो, लो मेरा हाथ थामो परी। तभी बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ तेज रोशनी फैल गई, जैसे चुगली लगा रही हो परी और शिव की। बारिश की बूंदों से गीले बालों की लटें परी के माथे पर बार बार चिपकी जा रही थी। शिव के माथे से लगातार खून बहकर बारिश के पानी में मिल रहा था। उन दो मासूम लोगों की जान, कि जिनकी सिर्फ एक गलती थी, वो कि वो मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, बेपनाह मोहब्बत। शिव ने परी को गोद में उठाया और एक नाकाम कोशिश की वहां से भागने की, पर गोली की एक और आवाज ने बारिश की चीखों को एक पल के लिए शांत कर दिया। एक आह की आवाज चारों तरफ गूंज गई, छपाक छपाक की तेज आवाज आई, लगता है मर गए दोनों, और हमारी गंगा मैया ने दे दी बाकी की सजा। माँ, कहाँ खो गई आप? हाँ नहीं बेटा, यही हूँ। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, कॉल करना फिर से, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आरित्य को बनारस जाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तो यहाँ है, वापस जाना ठीक होगा क्या? तुम चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा आरित को। शाम हो चली थी और आरित अपने कमरे में था। आरित ने शर्ट के बटन खोलते हुए खुद को शीशे में देखा। इतने में उसका फोन चिल्ला उठा। आरित ने नाम देखा और तुरंत उठकर बैठ गया, जैसे कोई झटका सा लगा हो। हेलो, सब याद है मुझे, डोंट वरी, ओके, ध्यान रखूंगा। आरित इधर से जवाब पर जवाब दिए जा रहा था। मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, उसमें सारी डिटेल्स हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ लो, बल्कि याद कर लो। तुम्हें जब भी लगे कि तुम भटक रहे हो, पढ़ लेना उनको दोबारा। वहां पहुंच गए हो तो पहला कदम सफल रहा, उधर से आवाज आई। ओके, एक छोटा सा जवाब दिया आरित ने, और फिर लाइन बंद हो गई। अपना लैपटॉप ऑन किया तो देखा एक मेल थी। चेयर पर बैठकर उस मेल को ओपन किया, और जैसे ही आरित उसे पढ़ रहा था, उसकी आंखें आश्चर्य से तुरंत फैलती जा रही थी। पूतन अग्निहोत्री। बड़े से हवेली नुमा घर की बालकनी के पास वाले कमरे के पास खड़े होकर दिया लगातार खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। हे भगवान, कैसा दिन था आज का! एकदम से झुरझुरी सी चढ़ी उसको। सीने में हाथ रखकर दिल की धड़कन को महसूस किया। बाप रे बाप, ये मेरा ही नन्हा सा दिल है, या इसकी जगह तूफान एक्सप्रेस ने ले ली है? दिया की बड़बड़ चालू थी कि रोशनी उसके कमरे में घुसी। अरे अरे, काहे इतना बड़बड़ लगा रखा है तुमने? का आज ही खत्म कर दिए हो पूरा सिलेबस, या प्रोफेसर बहुत ही हैंडसम मिला है तुमको? रोशनी हाथ नचा नचा कर बोलते हुए सीधे बेड पर पसर गई। रोशनी दी, आप तो बस हमारा ही मजाक उड़ा लो, आज तो हमारा वैसे भी क्या बताएं, लग गया है समझो। काहे का यूनिवर्सिटी में कोनो भूत पिशाच पीछे लग गया है क्या मेरी इतनी सुंदर गुड़िया के? उससे भी भयंकर आज जो हुआ उसने। बात तो हम सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जाना ही छोड़ दें। दिया आलती पालती मार कर रोशनी के सामने आके फाड़ कर बैठ गई। उसके बाद दिया ने जो कुछ भी आज हुआ वो सब रोशनी को बताना शुरू किया। ओह, तो मतलब कल वाला वो हीरो ही तुम्हारा प्रोफेसर निकला, और उसके ही तुम गले भी पड़ गई? और तो और वो लंदन से भी आया है, उस पर तुम्हारा अंग्रेजी में डब्बा गोल। वो कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। रोशनी पीठ पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। हंस लो आप, जितना दिल चाहे हमारा मजाक बना लो, हम जाएंगे ही नहीं कल से। दिया ने प्यारा सा मासूम सा चेहरा लटका लिया। अरे अरे दिया, अच्छा मुंह ना उतारो, तुम इस तरह करोगी हमारे घर की शेरनी। अरे, तुम अंग्रेजी में एमए अपनी खुशी और अपनी जिद से कर रही हो, कोई जरूरत नहीं पड़ा ना तुमको। तो वो का कहते हैं, हाँ हैव फन, पढ़ाई जितना ना होता है कर लेना। बाकी वो ससुर कुछ बोलेगा तो वो जानता नहीं कि तुम दिया अग्निहोत्री हो, समझ रही हो ना? यही तो मुसीबत हुआ है, ये अग्निहोत्री होना तो बस कभी कभी बड़ी मुश्किल में डाल देता है हमको। अब कल ही देख लो, वो तिवारी के लड़के, और वो भी न जाने कितने दुश्मन बना रखे हैं पापा ने। न जाने कौन कब कहाँ से आ जाए, और वो भी न जाने किस बात का बदला ले ले। हर समय बंदूकधारियों की सेना हमारे पीछे रहती है।
हम लोग सामान्य लोगों की तरह क्यों नहीं जी सकते? हम सच में एमए इंग्लिश को अच्छे से करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं। हाय, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे आरिफ सर। दिया ने एक आह भरी। बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो दिया। अब कल वाकई वो लड़का, मतलब तुम्हारे आरिफ सर, अगर बिल्कुल ठीक टाइम पर एंट्री नहीं न मारता तो पता नहीं कितनी देर तक वो तिवारी का लड़का लोग हमें परेशान करते, या उससे भी कुछ ज्यादा ही करते। वाकई वो लड़का बहुत ही दिलेर है, और अब तो तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम सीखो उससे। वैसे एक बात है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो उसके बारे में? क्या बात है? अरे दी, मतलब कुछ भी। आज शमिता भी बहुत चिढ़ा चुकी है हमको, और अब आप भी प्लीज ज्यादा न सोचिए। हम लोगों की किस्मत में वही होगा जो पापा चाहेंगे, ये अधिकार हमारे पास नहीं है। हमारा तो पता नहीं, पर सूरज भैया बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं उनसे। सही बोल रही हो। रोशनी के चेहरे पर चिंता घिराई थी, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग दबा दी हो। उनके खिलाफ जाना मतलब अपनी जिंदगी को जहन्नुम बनाना। वरना जो हाल। बोलते बोलते रोशनी चुप हो गई, क्योंकि बाहर चंदू खड़ा था। रोशनी दीदी, आप लोगों को माताजी बुला रही हैं, खाना खा लीजिए। हाँ चंदू, तुम चलो, हम आ रहे हैं। आरिफ ने लैपटॉप ऑन किया, कुछ और मेल्स भी उसको पढ़कर नोटपैड में कुछ लिखा, तभी फोन बजने लगा। अरे मॉम का कॉल। हे मॉम, व्हाट्सअप। रियली, मैं बहुत मिस कर रहा था आपको। कैसे हैं सब लोग? सब अच्छे हैं, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सब ठीक तो है ना? एकदम से दिल घबरा सा गया, मन किया कि आवाज सुनूं अपने बेटे की। कुछ घबराहट सी हो रही थी। कैसा लग रहा है? तुम्हारा पहला दिन यूनिवर्सिटी में कैसा था? यस मॉम, सब ठीक है, बहुत अच्छा रहा। आप घबराया मत करो, आप जानती हो मैं ब्रेव मॉम का ब्रेव बेटा हूँ, और फिर ये जॉब भी तो मेरे मन की है, और मैंने खूब एंजॉय किया आज का दिन, एंड आगे भी करूंगा, सो डोंट वरी। वो तो ठीक है, पर वो बनारस से लंदन नहीं, तो कोई लड़की वड़की के चक्कर में मत उलझना। वहाँ के लोग हमारे जैसे नहीं होते हैं। अरे मोम, यहाँ कोई मेरे टाइप के नहीं है, तो डोंट वरी। आरिफ बोल तो रहा था, पर आंखों के सामने दिया की आंखें आ गई। एकदम से सर झटका। ओके मोम, सबको मेरा हेलो बोलना। अभी मुझे कुछ काम है, तो मैं कल बात करता हूँ। ओके फाइन, बट खाने का पूरा ध्यान रखना। एंड कॉल मी टुमारो। खाना। यस मॉम, त्रिपाठी ने कल खाने वाली को भी बोल दिया है, तो अब काफी आराम है। बस अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो बस अपने काम पर। चलो अब सो जाऊं। आरिफ बिस्तर पर लेट गया था, पर आंखें बंद करते ही नजरों के सामने कल से अब तक जो हुआ, वो उसकी रील उसके आगे चलने लगी। उसकी खूबसूरत आंखें, उसका डरा हुआ चेहरा, उसके कंधे से बार बार ढलती हुई चुनरी, उसके बारे में सोचते हुए एक मुस्कुराहट चेहरे पर तैरती चली गई। अचानक ही आंखें खोल ली आरिफ ने। ये क्या सोच रहा हूं मैं? क्यों? वाई? दिमाग खराब हो गया है क्या मेरा? मतलब मैं बार बार वही सब सोचे जा रहा हूँ। सच में दिमाग को शूट करने का दिल चाह रहा है यार। हद होती है हर चीज की। मतलब आरिफ शुक्ला, इसके पहले क्या कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी क्या तुमने? रियली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नाउ स्लीप। कल से रियल आरिफ को देखोगी तुम, दिया अग्निहोत्री। उधर दिया अपने क्वीन साइज के बेड पर लेटे लेटे उठकर बैठ गई, आलती पालती मारी और तकिया उठाकर पैरों में रख लिया। आरिफ की वो आंखें, जिस तरह वो उसे देख रहा था, रिया को याद आ गई। पता नहीं क्यों, क्या बात है आरिफ सर में। वो आंखें, उनमें क्या था मेरे लिए? गुस्सा या कुछ और था? और मैं उनको लेकर इतनी परेशान क्यों हूँ? मेरा दिल कल यूनिवर्सिटी जाने के लिए इतना बेकरार क्यों हो रहा है? कल जाकर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी, आरिफ सर को शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। ये सोचकर दिया बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। नीले रंग के पटियाला सूट और छोटी सी नीली बिंदी लगाकर दिया आज फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। नीले सफेद रंग की लहरिया वाले दुपट्टे को कंधे पर फैलाकर डाला हुआ था। शमिता भी बराबर में ही थी। दिया की नजर बार बार गेट पर जा रही थी। किसको देख रही हो? क्या भाई, माजरा क्या है? किसका इतना बेसब्री से इंतजार हो रहा है? समीता ने दिया का चेहरा अपनी तरफ किया और भौहें उचकाकर पूछा। अरे किसका करेंगे? बस यूं ही देख रहे हैं। अब पढ़ने आए हैं, तो मतलब टीचर का ही इंतजार करेंगे ना? हकलाकर जैसे तैसे उसने अपनी बात पूरी की। अच्छा हाँ भाई, अकेले तुम ही तो पढ़ने आई हो, बाकी हम सब तो यहाँ घास छिलने आए हैं। शमिता ने हंसते हुए कहा। चुप भी करो, आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं कर रही हो तुम हमारे साथ? दिया ने अपनी आंखें फाड़ कर घूरा।
इतने में ही शमिता बोल उठी, सर आ गए, सर आ गए। आज मैं उस लड़की दिया की तरफ देखूंगा ही नहीं, पीछे नजर ही नहीं डालूंगा, आगे ही देखूंगा और आगे के स्टूडेंट से ही इंटरेक्ट करूंगा। ये सोचते हुए आरिफ जैसे ही क्लास में घुसा, उसकी सोच के अपोजिट वो तो आज आगे ही बैठी थी, लंबे बालों की चोटी जो कंधे के आगे की तरफ बलखा रही थी, उस पर दो झील सी गहरी आंखें, दूध जैसी रंगत, नीले रंग का वो सूट और वो समंदर की लहरों सा मचलता वो दुपट्टा, उन सब में दिया किसी और ही दुनिया की लग रही थी। आरिद के दिल को अजीब सा ही कुछ हुआ, नजरें चोरों की तरह दगा दे रही थी, दिमाग की दिल से बगावत शुरू हो चुकी थी। उफ, ओ गॉड, किसी को इतनी मासूमियत किस तरह से दे सकते हो? मेरा एग्जाम शुरू मत करो प्लीज। सोचते हुए किसी तरह खुद को प्रॉपर नॉर्मल शो करते हुए अपनी डेस्क तक पहुंच गया था आरिद। आरिद ने दिल को पक्का किया और जोरदार गुड मॉर्निंग की। लिसन एवरीवन, टुडे नो वेस्टेज ऑफ टाइम, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। So students, I am giving you one topic related to check your to writing skills. आरिफ इंग्लिश में लगातार बोले जा रहा था। एक्सटेंशन इतना बढ़िया था कि सब चुप ही थे और दिया को तो कपकपी सी चढ़ने लगी। शमिता, क्या ये इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलेगा तो हम तो इसके दीवाने हो जाएंगे सच में। वो सब छोड़ो, वो जो बोल रहा है कुछ पल्ले पड़ रहे हैं क्या तुम्हारे? रजिस्टर खोलो, टॉपिक दिया है लिखो, उस पर कुछ चेक करेंगे सर। शमिता ने फुसफुसाकर जवाब दिया। और चुपचाप लिखो। ये तो मुझे बहुत खड़ूस लग रहा है और इस समय मुझे और तुझे ही घूर रहा है। दिया ने एक नजर उधर डाली तो वाकई आरिद काफी गुस्से में उधर की ओर ही देख रहा था। जल्दी जल्दी दिया ने रजिस्टर खोला और लिखना शुरू कर दिया। 5 मिनट तक दिया पता नहीं क्या ही लिखे जा रही थी कि उसे लगा उसके सर के ऊपर जैसे कोई खड़ा है। नजर उठाकर देखा तो आरिद ही था, एक टक उसकी कॉपी को ही देख रहा था। घबराहट में दिया पता नहीं क्या क्या लिखने लगी कि आरिद एकदम से बोलने लगा, स्टॉप राइटिंग। आवाज में बहुत ज्यादा सख्ती थी, इतनी कि दिया का नन्हा सा दिल कांप उठा। पर सर अभी तो मैं लिख रही हूँ। किसी तरह गले में अटके शब्द बाहर निकले। ओ रियली? वही तो देखना है मुझे, मतलब जितना मुझे दिख रहा है एक स्पेलिंग ठीक नहीं है। नो नॉलेज ऑफ सेंटेंस, मतलब तुम्हारी हिम्मत किस तरह से हो गई इंग्लिश में एमए करने की? और ये एडमिशन तो तुमने डरा धमका कर करवा लिया होगा, है ना? रजिस्टर हाथ में लेकर रेड पेन से पूरा कट लगा दिया आरिफ ने। मतलब सीरियसली कुछ भी लिखा है? ऐसी वाहियात इंग्लिश मैंने किसी की भी नहीं देखी आज तक। आरिफ बहुत ही ज्यादा रूड हुए जा रहा था दिया के साथ। दिया सीट में उठकर खड़ी हो गई थी, बड़ी मुश्किल से खुद के आंसू को जब्त किया और नजरें झुका ली थी। ओ, तो अब आप मेरी इस डांट के लिए अपने भाई को लाएंगी या अपने फादर को? देखिए मिस, मैं बहुत बदतमीज टीचर हूँ, मुझे डब स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? सॉरी सर। किसी तरह दिया सिर्फ इतना ही बोल पाई और फबक पर रो पड़ी। आरिफ की भले ही गुस्से से भरी निगाहें हों, पर टिकी लगातार उस रूहानी चेहरे पर ही थी। उसको रोता हुआ देखकर आरिफ ने गहरी सांस भरी। दिल में एक अजीब सी तड़प उठी। उसकी बेशकीमती आंखों में ये आंसू जानकर ही तो दिए थे आरिफ ने। फिर वो वहां रुका नहीं। 2-4 स्टूडेंट्स की कॉपी देखने के बाद उसका दिल उचाट हो रहा था। जितने टाइम उसने पढ़ाया उतने टाइम दिया सुबकती रही और उतना ही बेचैन आरिफ भी हो रहा था कि तभी बेल हो गई और आरिफ को क्लास छोड़कर जाना पड़ा। जैसे ही वो गया, दिया शमीदा के गले लग गई और फूट फूट कर रो पड़ी। चुप हो जा, ये तो बहुत ही घमंडी है यार, इतना भी क्या गुस्सा करना? ये भूल रहा है कि ये टीचर है, कोई हिटलर नहीं। लग रहा था जैसे जानबूझकर खुंदक निकाल रहा हो। तू चुप हो जा। नहीं शमीता, सही तो बोले वो, हम हैं ही डब्बू, हमारी ही गलती है, हम अपनी इंग्लिश अच्छी करके ही दम लेंगे। ये कहकर वो उठकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? शमिता बोल उठी। लाइब्रेरी, अभी अच्छी अच्छी किताबें इश्यूज करवाएंगे और बहुत मेहनत करेंगे, कहकर वो जाने लगी थी। लाइब्रेरी काफी ऊपर थी और दिया अकेले ही जाने लगी थी। उस टाइम उस तरफ की सारी क्लासेस में पढ़ाई चल रही थी तो लगभग सन्नाटा सा था और साथ ही लाइब्रेरी के साथ लगे 2 कमरे खाली भी थे। दिया ने लाइब्रेरी में जाकर किताबें इशू करा ली थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो एक साथ मोटी मोटी कई बुक्स इशू करवा ली। उन सबको अपने नाजुक हाथों में पकड़कर जल्दी जल्दी बाहर निकली तो सारा ध्यान उनको पकड़ने पर था। नजरों को किताबों में जमा कर किसी और ही रो में चली जा रही थी दिया कि खाली क्लासेस के बाहर जैसे ही दिया गुजरी, पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का मारा।
दिया, जिसके हाथ में किताबें थीं और पूरा ध्यान सिर्फ किताबों पर ही था, अचानक हुए इस हमले से खुद को संभाल नहीं पाई। सारी किताबें दिया के हाथ से छूटकर बालकनी से नीचे गिरने लगीं और साथ ही दिया भी तेजी से रेलिंग पर झुक गई। धक्का इतना तेज था कि दिया सीधे नीचे ही गिरती और गिरने पर दिया को बहुत नुकसान होता, मगर पूरी फुर्ती से किसी ने उसको थाम लिया था। आखिर ये क्या हो रहा है? कौन हो सकता है दिया को धक्का देने वाला? आरिफ की ये बेरुखी क्या रंग लाएगी और रोशनी क्या कहते कहते रुक गई? जानने के लिए देखते रहिए आगे की कहानी। डियर फ्रेंड्स, मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो जरूर बताइएगा लिखकर कि आप सबको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कहानी का पहला भाग पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।